जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज आपके लिए हम लेकर आए ईवीएस की टेस्ट सीरीज। आज हम ईवीएस की टेस्ट क्लास लेकर आए हैं। एमसीक्यूज जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका हम आज टेस्ट लेने वाले हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है और जितना भी हमने तैयारी की है आज हम उसका लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टेस्ट। देखते हैं कौन ने कितनी तैयारी करी है, कौन हमारे टेस्ट में कितने नंबर लेकर आएगा। आज मैं टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उन 25 क्वेश्चंस में आपके जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे मैम एंड सर हैं, जो भी नए जुड़े हैं, हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हमारी जो पुरानी क्लासेस जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे कनेक्ट होकर हमारी ये क्लासेस के क्वेश्चंस बने हैं, है ना। तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं, कुछ जनरल नॉलेज से भी हैं, ताकि आपका सब हमारे जो ईवीएस से बेस्ड हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद फिर आपने हमारी है ना हिंदी की भी क्लासेस है। हिंदी के जो भी आपने क्लासेस नहीं देखी आप उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। और ये हमारा 30 मार्क्स का जो ईवीएस रहता है, जो क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके 30 मार्क्स में, उसमें से आप हमारी जो तैयारी कर रहे हैं क्लास में वो उसके लिए आप ज़रूर आपको आप प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी आप अगर हमारी क्लास से कर रहे हैं तो। और एक किसी ने कमेंट भी किया था कि आप हमारी टेस्ट करवाएं, प्रैक्टिस सेट करवाएं, तो इसलिए मैं आपके लिए आज टेस्ट लेकर आई हूँ, ताकि आपको जो भी अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटिव मैं क्वेश्चंस कुछ बना के लेकर आई हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिए आपकी क्लास आ चुकी है तो वो लोग क्लास देख लें। फिर इसके बाद आप जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बिना बताए प्लीज़ नहीं जाएंगे, आज कोई भी नहीं जाएगा, बता के ज़रूर जाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के ज़रूर जाएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारी एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं किस किस को और वो क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो वर्ग 3 के लिए हम हमारी क्लासेस लगा रहे हैं, क्लास देख रहे हैं आपकी वर्ग 3 के लिए सब लोगों को बता सकते हैं आप कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है और वो कर लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक कौन से हैं। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो पर्यावरण के बारे में अगर हमें सीखने को मिले तो उसके जो मुख्य हम बिंदु देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग होती है, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण होता है, पूछताछ, विश्लेषण या प्रयोग होता है, उपरोक्त में से सभी। इसके लिए मैं आपको टाइमिंग भी दूंगी, है ना, आपके लिए टाइमिंग भी दूंगी। और ये मैंने आपके लिए टाइमर भी स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि आपको टाइम के साथ ही आंसर आप देते हुए चलें, है ना, ताकि आप अच्छे से लगा सकते। चलिए ठीक है, मैं टाइम स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को एक क्वेश्चन के लिए मैं टाइम देने वाली हूँ, तो इस हिसाब से आप करते चलिएगा। चलिए आप लोगों को टाइम दे दिया है, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं। 1 मिनट में आपको 30 सेकेंड का समय दे रही हूँ एक क्वेश्चन के लिए। तो जल्दी से पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या या वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण, प्रयोग, उपरोक्त में सभी। आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं, तो जल्दी से इसका आंसर देते हुए चलेंगे आप लोग, है ना। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। आई होप आप सबने आंसर कर दिया होगा इसका। चलिए मैं आंसर लगा देती हूँ इस क्वेश्चन का। तो चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, पूरा टाइम हो चुका है इसका। तो हम इसका आंसर लगाने वाले हैं, तो उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, है ना, ये आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है, ये रहा। अब देखिए पर्यवेक्षण करना, रिपोर्टिंग करना, अगर हम बोले पर्यावरण के अध्ययन सीखने में, है ना, सीखने के मुख्य प्रशिक्षण क्या होता है। हमें सीखने के सबसे पहले तो हमें अध्ययन करना है, तो हमें उसकी रिपोर्टिंग भी करना रहेगा, है ना, व्याख्या भी करनी होगी, उसके बारे में बताना भी होगा, उसका अलग अलग वर्गीकरण भी करना होगा कि आप किस आधार पे उसको पढ़ रहे हैं, किस आधार पे उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके लिए उनके सब्जेक्ट जो भी रहता है उसका आपको अलग अलग वर्गीकरण करना होगा, आसपास लोगों से पूछताछ करनी होगा, उसका विश्लेषण करना होगा आप लोगों को कि अब वो सही है या गलत है ना, फिर उसका प्रयोग करना होगा। इस तरीके से हम पर्यावरण के जो संबंध में सीखने को हमें मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है, इस तरीके से हम संकेतक, इन निम्न संकेतक के अनुसार हम कर सकते हैं। देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं मिलती हैं जो हम नहीं पढ़ पाते, मगर एमसीक्यूज के ज़रिए हम उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए आप एमसीक्यूज भी लगाइएगा। मैं अब एक काम करूँगी, धीरे धीरे
आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ ताकि आपकी हैबिट बनी रहे, और जब हमारे एग्ज़ाम पास आए है ना, तो हम एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब पहुँचे, तो उस समय हम लोग क्या कर सकें, जल्दी जल्दी जब हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी टेस्ट की डेली, तो आपकी हैबिट बनी रहेगी ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकें। तो आपको अगर 30 सेकेंड कम लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी ज़्यादा टाइम आपको दे दे करूँगी। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं सबसे पहले, कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घर की रद्दी सामग्री, इसके बाद के कुछ प्रयोग वस्तु बनाने को कहता है। तो शिक्षक शिक्षक का शिक्षित अभिप्राय नहीं है, मतलब ये है कि अगर आपके घर की कोई भी रद्दी वस्तु है ना, कोई ऐसा सामान है जो खराब हो चुका है, और टीचर उन खराब सामग्रियों से हमें कुछ बनाने को देता है, तो उसका क्या अभिप्राय है इनसे। बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझाने के लिए, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रदर्शनी आयोजन के लिए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो आप बताइए आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आप लगाने वाले हो। तो पहले तो मैं आपको टाइमिंग दे देती हूँ, ये मैंने आपको टाइमिंग दे दी है ना, लीजिए मैंने आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया है, आपका ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप क्या आंसर लगाएंगे इसका, है ना। तो आपका टाइम चल रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करिएगा। आज जो हमारे मोस्ट 25 क्वेश्चन है उसमें आपके कितने सही हुए हैं ये आपको मुझे बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, आप क्या लगाने वाले हैं, है ना। देखिए जब हम हमारे यहाँ भी स्कूलों में आसपास आपने देखा होगा, आजकल बेस्ट जो मटेरियल होता है, मतलब जो हम यूज़ नहीं होते, अनयूज़फुल चीज़ें जो होती हैं, उनसे टीचर हमें कुछ ना कुछ बनाने को देते हैं, और इससे ये रहता है कि बच्चों को उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो कुछ नया बनाते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, माइंड का यूज़ करके वो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हैं ना। तो उससे क्या होता है, देखिए उनकी दिमागी जो हम बोल सकते हैं विकास होता है, उनका जो डेवलप होता है ना, फिर सोचने समझने का डेवलप होता है, और आगे अपने भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए भी, विकास के लिए भी ये चीज़ें उनको बहुत मायने रखाती हैं। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप लोगों ने भी सी लगाया होगा, और जिन्होंने नहीं लगा पाए सी, तो वो लोग अब करेक्ट कर लीजिएगा इसका आंसर जो रहेगा। इसका आंसर है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। देखिए हम सामान सब कुछ बनाए, अगर हमने कह दिया किसी से रद्दी, मतलब हमारे जो बेस्ट मटेरियल है, मतलब ख़राब जो चीज़ें हैं, उनसे अगर आपने कुछ सामग्री या कुछ क्रिएटिव करके लेकर आए, तो कुछ बच्चे उस चीज़ों से भी इतना अच्छी चीज़ें बनाकर लेकर आते हैं, तो हमें निर्णय लेने में हमारे जो उनके बारे में प्रति जो धारणा होती है, उनके जो प्रति हमारा जो विचार होता है वो बदलाव होता है, और साथ में उनके बारे में सोचने की, और उनके जो विचार हैं उनको सोचने में हमारी क्षमता जो विकास होती है, हमारे जो टीचर एक रहता है उसका जो विकास होता है वो बात ही अलग होती है। और अच्छे श्रेष्ठ विद्यार्थी, मतलब ये आगे चलकर अगर कुछ अच्छा इसे मिले तो ये बहुत क्रिएटिव कर सकता है और बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में हमें निर्णय लेने की क्या बनती है, क्षमता बनती है। देखिए बच्चों को चीज़ें, बेकार चीज़ों से हम पुनःचक्रण करना सिखा सकते हैं, देखिए उनका यूज़ करना बता सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार उनका रिसाइकलिंग होती है उन चीज़ों की, है ना। और बच्चों में सृजनशीलता का विकास भी हमें देखने को मिलता है कि हाँ बच्चे कुछ नया कर रहे हैं, मगर उन बच्चों में भी कोई इतना अच्छा क्रिएटिव कर जाता है कि मतलब वो आगे चल के कोई अच्छा साइंटिस्ट या अच्छा कुछ और भी अच्छी चीज़ें बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन से आप सभी के सामने तीसरे नंबर का जो हमारा आंसर है कि भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान के विशेष अंग का माना जाता है। मगर आपका पूछ क्या रहा है कि जो भूगोल है वो सामाजिक के साथ साथ और किस अदर सब्जेक्ट का अपन बोल सकते हैं पार्ट है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक, फिजिक्स, है ना, मनोविज्ञान या पर्यावरण, है ना, ईवीएस, किससे संबंधित और आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आपको टाइमिंग दे देती हूँ। सबसे पहले लीजिए मैंने आपको टाइमर भी दे दिया है, और इस टाइम के अकॉर्डिंग आप जल्दी से आंसर देते हुए चलिएगा कि आप क्या आंसर देने वाले, है ना। तो चलिए जल्दी आंसर करिएगा आप सब लोग, कौन कौन क्या क्या आंसर करने वाला है। टाइम तो लिमिट है आपके पास, बहुत सफिशियंट टाइम है कि 30 सेकेंड बहुत होते हैं क्वेश्चंस को रीड करके, देन उसके बारे में सोच के आंसर देना। और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है
एग्ज़ाम में तो आप उसे आगे भी चल सकते हैं, फ्लेक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस पे फ्लेक लग जाते हैं, फिर आप आगे तब आपको बाद में जब आपके पास टाइम रहता है तो उन्हें डबल से हम कर सकते हैं, या फिर हमारे उस समय हमारे पास जो विचार आया हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जल्दी से आंसर लगाइए, आप क्या लगाने वाले हैं। देखिए टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, मतलब पर्यावरण भूगोल जो है वो एक किसका साथ साथ किसका भी अंग माना जाता है, पर्यावरण का। देखिए भूगोल के बारे में भी हम हमारी पृथ्वी, उसके आसपास के वातावरण, जलवायु, क्लाइमेट्स वगैरह यही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और पर्यावरण में भी इन्हीं चीज़ों के चेंजेस, बदलावों के बारे में पढ़ते हैं, उनमें क्या गिरावट आ रही है, क्या सुधार आ रहा है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम इनसे सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के हम पूरक बोल सकते हैं ना, एक दूसरे के हम अपोजिट भी बोल सकते हैं, और सिमिलरिटी मतलब साथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। पढ़ाया हमें हमारी पृथ्वी और आसपास के वातावरण के बारे में ही जा रहा है, मगर ये है कि दोनों सब्जेक्ट की नज़रिया अलग होता है, और दोनों सब्जेक्ट अलग वे में जाके हमको सिखाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है आपसे, वो प्राइमरी लेवल पे आपसे पूछा जा रहा है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। अब आपसे पूछ रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, इनमें से किस आधार पर खेल विधि समझाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, लीजिए ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। अब आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देने वाले हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 का। आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन भी लिखिएगा साथ में कि हम क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर लगा रहे हैं ना, तो उससे क्लियरिटी रहेगी कि आप क्या आंसर दे रहे हैं और किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना। और फिर साथ में आपका अगर गलत होता है, सही होता है, बहुत अच्छी सही है तो क्वेश्चंस को काउंट करते हुए चलिएगा कि हमारे कितने सही हो गए, और गलत है तो उनको सही करने की कोशिश करिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं। तो देखिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, और इसका राइट आंसर हम लगाने वाले हैं आपके शिक्षण विधि की सिद्धांत होता है। शिक्षा का एक सिद्धांत है खेल बताना, खेल विधि कैसे। देखिए शिक्षक खेल हमें है ना बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज देता है, एजुकेशन मतलब हमें कुछ चीज़ सिखाता भी, नॉलेज भी देता है। हम जब खेल खेलते हैं तो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटिव होते हैं, जो हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये भी क्या है, एक शिक्षा विधि के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है आपका खेल विधि। याद रखिएगा, खेल विधि शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, विधि के अंतर्गत। ये आपको इतना याद रखते हुए चलना है। मतलब विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम एक दफ़ा सोच सकते हैं ना कि हाँ शायद मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, समाजशास्त्र हमें लोगों से जोड़ता है ना, या कार्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत शारीरिक कार्यक्रम, क्योंकि वो हमें फिजिकल तौर पे बहुत ज़्यादा फिट कर देता है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं। नहीं, मगर ये शिक्षा मतलब एक शिक्षा विधि के अंतर्गत आ रहा है ये सिद्धांत, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से उपरोक्त शिक्षण विधि है, इनमें से कौन कौन सी शिक्षण विधि है सबसे उपयुक्त पूछा गया है। कौन सा पूछा है, सबसे उपयुक्त पूछा है आपसे, ये याद रखिएगा। विचार रोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गयाकार माफ कीजिएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतिलेख। अब इसमें से ये बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा कार्यों में। चलिए सबसे पहले तो हम ये आपका टाइम लगा दिया मैंने, ये आपका टाइमर, सॉरी लीजिए ये आपका टाइमर, ये स्टार्ट हो गया। अब आप क्या आंसर लगाने वाले हैं इसका, जल्दी से। विचार गोष्ठी या श्रुतिलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान या श्रुतिलेख। आप क्या आंसर लगाएंगे 5th का, तो जल्दी से आप करिएगा। सब लोग आंसर देते हुए चलिएगा, और साथ में ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए भी चलिएगा कि आप लोग क्या आंसर देने वाले। तो सब लोग आंसर करिएगा, और सब लोग आंसर उसका राइट लगाते हुए भी चलिएगा। आपके 5th क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं, सब लोग लगाइएगा जल्दी से। दीजिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हम लगाने वाले हैं सी, विचार
विचार गोष्ठी और कार्य योजना। अगर आप विचार करेंगे और उसके प्रति एक योजना बनाते हुए चलेंगे तो आपकी जो शिक्षण विधि है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती हुई जाएगी, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं अच्छी होती जाएगी, और हमारी जो शिक्षा का लेवल है वो भी बहुत ऊंचा होता जाएगा। साथ में क्या, देखिए, हम बिना विचारे अगर कोई काम करेंगे तो वो कुछ मतलब का नहीं निकलता। हम काम करते जा रहे हैं और क्या उसकी योजना है ये भी हमें नहीं पता, है ना। तो मतलब हम अपना जो व्यर्थ ही उस चीज़ में अपना समय दे रहे हैं, ना तो इसकी कोई योजना है, इससे हमें क्या मिलने वाला है ना। वही है ना, बिना विचारे अगर हम काम करेंगे तो वो कभी भी मंजिल तक हमें नहीं ले जा पाएगा। तो इसलिए हमें क्या है, योजना बनानी है, कार्य योजना होनी चाहिए, और विचार गोष्ठी तो ज़रूर होनी चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, क्या इसके पीछे हमारा क्या एम्स है ना, क्या गोल है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण अध्ययन में अगर हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य होगा। सरकारी योजनाओं का निर्वाह, पिकनिक मनाना, मनोरंजन या प्रत्यक्ष अनुभव। आप देखिए आप क्या आंसर लगाने वाले हैं। ये आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए इस आंसर दीजिएगा इसका। चलिए आंसर दीजिए आप सब लोग। सरकारी योजना का निर्वाह कर रहे हैं कि आप पर्यावरण क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, या पिकनिक मनाने आए हैं सब लोग, आप अपने विद्यार्थी या स्टूडेंट्स के साथ मनोरंजन के लिए आए हैं आप लोग, कि आप प्रत्यक्ष अनुभव के लिए वहाँ पे घूम के आपका जो सामने देख के आप विजिट कर रहे हैं जो भी चीज़ें, उनके प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप आए हैं। क्या आंसर रहेगा आपका। चलिए इसे आंसर दीजिए आप लोग। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। जिसका आंसर हो जाएगा आपका तो मनोरंजन के लिए। अगर आप पर्यावरण के क्षेत्र में घूम रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप एक क्या कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए भी आए हैं साथ में। देखिए जब पर्यावरण वातावरण शुद्ध वातावरण में रहते हैं हम, तो हमारा मानसिक और हमारा मतलब हम बोल सकते हैं शारीरिक मन, हमारा पहली बात तो मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है इतने सुंदर वातावरण को देखकर, है ना। तो हमारी जो भी हम बोल सकते हैं मेंटल तौर पे जो भी परेशानियां जो रहती हैं वो सब एकदम हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। शरीर अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है, फीलिंग सो बेटर, मतलब अच्छी फीलिंग आने लगती है। फिर इसके बाद आपका मनोरंजन बहुत अच्छी तरीके से होता है, तो इसका राइट आंसर मनोरंजन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक होता है। अगर हम पौधों के विभिन्न भागों का शिक्षण कर रहे हैं, मतलब उसके क्या पढ़ने के लिए, हमें अध्ययन करने के लिए क्या आवश्यक होता है। पौधों का अवलोकन, पौधों के चित्र, श्यामपट या बोर्ड की बात कर रहा है आपके ब्लैक बोर्ड की, है ना, और पाठ्य पुस्तक या आपकी बुक्स, है ना। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने टाइमर लगा दिया आपके लिए। चलिए लीजिए अब जल्दी से आप इसका आंसर दीजिएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए आंसर करते हुए चलिएगा। आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं इसका, सब लोग करिएगा आंसर। सिर्फ आपके लिए 30 सेकेंड का ज़्यादा समय भी नहीं है आप लोगों के पास, और बहुत ज़्यादा भी समय नहीं है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं इसमें। फटाफट आंसर दीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको, चलिए से बताइएगा। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। लीजिए अब जल्दी से आपका टाइम खत्म हो गया है, और इसका राइट आंसर अगर जो हम लगाएंगे वो आंसर हो जाएगा ए। हमें सबसे पहले पौधों का अवलोकन करना रहेगा, उसको देखना रहेगा, समझना रहेगा। फिर उसके बारे में हमें हम बोल सकते हैं उसके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हम उसका अध्ययन करेंगे, है ना, उसकी हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, तब जाके हम उसके बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो पौधों के हमें विभिन्न भागों का अगर शिक्षण मतलब उसके बारे में समझना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे आसपास जो पौधे हैं उनका अवलोकन करना पड़ेगा। वो किस गति से बढ़ते हैं, उन पे प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है ना। अगर प्रदूषण का प्रभाव पड़ा है तो उनका कलर, उन पे अगर कोई वायरस अटैक कर रहा है, या उन पे कोई हम बोल सकते हैं बीमारी हो रही है उन पेड़ों को, कोई आपको चेंजेस दिख रहे हैं, तो पहले इनका अवलोकन करें। अवलोकन मतलब वहाँ पे पहले देखें कि उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या बदलाव होते हैं, इनके बारे में जानें। फिर हम उसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे, फिर उसके बारे में समझ पाएंगे, फिर उसकी हर एक चीज़ के बारे में जान पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके 8 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, चल देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा
कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संतुष्टि नहीं है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है ना? तो इसका मैं ऑप्शन पढ़ बताती हूँ। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन के केवल कक्षा 3 के आगे ही कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम्य प्रवेश प्रदान करना। अब आप इसका आंसर दीजिएगा। मैंने इसको एक बार आपको रीड करके भी बता दिया है, फिर मैं इसको आपको समझा देती हूँ। पहले आप इसका आंसर दीजिएगा मुझे, मैं आपका टाइमर लगा देती हूँ। लीजिए, स्टार्ट हो गया आपका टाइम। सबसे पहले आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, आप क्या आंसर देने वाले। क्या लगाने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है और ये आपके टाइम ऑफ हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर डी क्यों? कि संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। देखिए, अगर आपके अध्ययन फर्स्ट क्लास और सेकंड, मतलब आपकी जो क्लासेस होती हैं फर्स्ट और सेकंड, उनमें पर्यावरण की जो बुक्स हैं वो आपको नहीं दी गई हैं, है ना? अब वो ये बोल रहे हैं आपसे कि जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक में जो चर्चा की गई थी उसमें आपके कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संतुष्टि नहीं की। क्यों? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पाठ्यक्रम का भार कम करना। क्या बच्चों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित भार कम करना, मतलब उनके, हम बोल सकते हैं कि हम उनके बैग का वजन कम करना, क्योंकि वो भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में, इसलिए, और उन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। पर्यावरण के अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे ही होना चाहिए, मतलब पर्यावरण के बारे में बच्चों को जानकारी केवल जब वो थर्ड क्लास में आए इसके बाद ही देना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, इसलिए हम उनको पर्यावरण के बारे में नहीं बताएं। कि संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो राइट आंसर है इसका डी, संदर्भ युक्त, मतलब जो उपयुक्त है उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी देना। अभी वो जिस कक्षा में है और उस कक्षा में उनके लिए जो अभी ज़रूरी है केवल उस चीज़ के बारे में जानकारी देना, उनको उस चीज़ के बारे में पढ़ाना। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। मतलब ये है, कोई एक लड़की है जिसका नाम आंचल है, वो 5th क्लास में है और वो अब जब पर्यावरण पढ़ाया जाता है तो वो ऐसे क्वेश्चंस करती है जिनमें जैसे कोई जांच पड़ताल, मतलब वो किसी चीज़ को ढूंढ रही हो, समझ रही हो, इस तरीके की वो है ना प्रश्न करती है। तो उसका ये प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है? संवेदनात्मक कौशलों में, है ना, चिंतन कौशलों में, या बोलने संबंधित कौशल में, या अवलोकन संबंधित कौशल, मतलब उसका जो कौशल है वो कैसा है? क्या वो कोई चीज़ संवेदनशील है इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन करती है, चिंतन उस पर वो चिंतन करना चाहती है, या उसे मतलब बोलने का अब वो किसी चीज़ को समझने और फिर उसके बारे में बोलने का शौक है उसे, या वो अवलोकन के संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो आप आंसर क्या लगाने वाले हैं इसका? जल्दी से लगाइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वो अपनी 5th क्लास में है आंचल। वो क्या है, क्वेश्चंस पूछती है। जब उसके टीचर उसे पर्यावरण पढ़ाते होंगे तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, इमेजिनरी क्वेश्चंस पूछती है ना, जिसे पूछने का उद्देश्य उनका क्या होता है? संवेदनात्मक होता है, चिंतनात्मक होता है, बोलने संबंधित होता है, या अवलोकन संबंधित होता है। तो किस संबंधित में वो क्वेश्चन जो करती है ना, वो क्यों ऐसा क्वेश्चंस करती है? क्या उसे चिंतन होती है, वो उस पर चिंतन करती है, इसलिए उसके आसपास की उसे कोई चीज़ काल्पनिक दिखती है तो वो कल्पना करके उन क्वेश्चंस को पूछती है। तो
देखिए, संवेदनात्मक क्वेश्चंस नहीं पूछती, वो क्या करती है, वो चिंतन करती है। जब उसको कोई टीचर क्वेश्चंस पढ़ा रहा है तो वो उनके बारे में विचार करती है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी ही क्यों है ना, उसमें कोई हम चीज़ बदलाव क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में हम अलग कोई चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम बदल नहीं सकते तो क्यों नहीं बदल सकते। इस तरीके के जो बच्चा क्वेश्चन करता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करता है और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझ के पढ़ता है। तो राइट आंसर इस कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका बी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। मतलब उनको जानना है, उसको किस तरीके से वो अपने टीचर जो है वो बच्चों को किस प्रकार से समझ सकती। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके ये पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके। अब वो किस प्रकार से बच्चों को जल के बारे में बताएंगे, जल को बचाने के बारे में बताएंगे एक टीचर, और उनको प्रभाव तरीके से उनको सिखाएंगे। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, जल्दी से दे दीजिएगा। और ये आपका टाइमर लग गया, लीजिए स्टार्ट हो गया। आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर देने वाले हैं इसका। चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर लगाने वाले हैं इसका, फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा। आपके 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा टाइमर के अंदर। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो जल्दी से लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हम लगाने वाले हैं 10वें क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखिए क्यों सी होगा, देखिए जरा, ये पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करनी चाहिए। जब हम जल के बारे में किसी को बताते हैं तो वैसे भी हमें पता है कि जल की कितनी समस्या है हमारे सामने, हमें हर गर्मी में समय में देखनी पड़ती है। अगर हम जल की बचत अभी से नहीं करेंगे तो वो जल संकट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आगे ये संकट हमें और गहन चिंतन में छोड़ देगा। इसलिए अगर हम बच्चों को अभी से जल के बारे में समझाएं तो वो आगे चल के कुछ नहीं तो इतनी बचत करें कि आने वाले भविष्य में आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनको जल की उपलब्धता आसानी से सुलभ तरीके से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब आपका है 11वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर क्या देंगे आप लोग। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है आपका, उसकी पहली थीम क्या थी। तो फर्स्ट टाइम जब आपका जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका सेलिब्रेट किया गया था उस समय थीम क्या रखी थी, है ना। तो ओनली वन अर्थ, ह्यूमन सेटलमेंट, या आपके लिए रखी थी डिस्क्रिप्शन, फिर इसके बाद गिव अर्थ एंड चेंज, है ना। तो आप बताइए इसका आंसर क्या, माफ कीजिएगा चांस, है ना। तो क्या रखी थी बताइए जल्दी से, है ना। तो जल्दी से मैं पहले तो टाइमर लगा देती हूँ, फिर एक बार आपको और बोल के बता दूंगी तो आपको आसानी होगी। एक मिनट। हाँ चलिए ये मैंने आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया और मैं एक बार आपको डबल से बता देती हूँ कि जो आपके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था 1973 में, है ना। तो उसमें आपकी एनवायरनमेंट की थीम क्या रखी थी, ओनली वन अर्थ, ह्यूमन सेटलमेंट, डेस्टिफिकेशन, गिव अर्थ एंड चांस। तो क्या रखी गई थी आप जल्दी से बताइए मुझे। फर्स्ट अर्थ डे की, माफ कीजिएगा एनवायरनमेंट डे की, है ना, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो उसकी पूछी गई है आपसे। तो चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और आपका जो टाइम है वो भी खत्म हो चुका है। तो इसका फर्स्ट जो रखी थी वो ओनली वन अर्थ रखी थी। जो फर्स्ट टाइम इसकी थीम रखी गई थी, स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना ये इस डे को 5 जून को, तो उस समय इसकी जो थीम रखी थी ओनली वन अर्थ डे रखी थी, है ना। ये आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फोबोस और डीवोस निम्न में से ग्रह किस मतलब किसके उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं और वो किस ग्रह के उपग्रह पूछा गया है। मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र, किसके उपग्रह हैं आपका फोबोस और डीवोस। तो जल्दी से बताइए आप क्या आंसर लगाएंगे इसका।
मंगल, शनि, बृहस्पति। लीजिए, मैंने आपको जो टाइम भी दे दिया है, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा आंसर, ताकि आप जिससे आंसर आपके जो रहे वो करेक्ट होते हुए चलें। जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर लगाने वाले हैं आप लोग? चलिए जल्दी आंसर करते हुए चलेगा सब लोग। तीस सेकेंड है आपके पास, आंसर करिएगा सब लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। चलिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। और ये किसके उपग्रह हैं? तो ये आपके मंगल के उपग्रह हैं, याद रखिएगा। कौन से? फोबोस और डीबोस, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। अच्छा, ये डबल हो गया है, सॉरी। चलिए दूसरा, ये वाला भी, हाँ ये वाला चेंज। कि निम्न में से कौन सा अंग ऊतक यानी मानव शरीर के नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? आपका इनमें से कौन सा ऊतक है जो अगर मानव शरीर किसी भी चीज़ का नेतृत्व कर रहा है ना, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील काम करता है? ब्लड, है ना, ब्रेन, किडनी या लंग्स, कौन ज़्यादा काम करता है? आपसे पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ये आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, चलिए से आंसर देते हुए चलेंगे आप लोग। लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। क्या आंसर लगाने वाले हैं आप सब लोग? 15 क्वेश्चन का आंसर है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर क्या देने वाले हैं? जल्दी से दीजिएगा, आंसर क्या रहेगा आपका? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर आप किसी भी चीज़ पे कहीं काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन आपका वर्क करता है? ब्लड करता है, किडनी करती है, लंग्स करता है, ब्रेन करता है, कौन काम करता है? ऐसा आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या लगाने वाले हैं? तो याद रखिएगा, माइंड यानी दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है। आप किसी चीज़ का नेतृत्व करें तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करेंगे? ब्रेन का ही तो यूज़ करेंगे आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके विश्व धरोहर में शामिल है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा आंसर आप सही लगाने वाले हैं? ये आपका टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है आपका ये, तो जल्दी से आप आंसर लगाते हुए चलें। आप क्या आंसर देने वाले हैं इसका? वैसे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई भी उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी आपके लिए, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, चलिए से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आपका होगा? चलिए, आपका टाइमर भी खत्म होने वाला है, टाइम भी खत्म हो रहा है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपका आंसर क्या रहेगा? चलिए, टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर जो हम लगाने वाले हैं 16 क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन सा आपका? ग्रेट, है ना, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क है, नंदा देवी आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये, और आपका वैसे सभी जो ऑल ऑफ द है, ये सारी क्वेश्चंस आपके सही आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2023 वर्ष की थीम क्या थी? अभी जो 2023 में 5 जून की थीम क्या रही है वो आपसे पूछा गया है। अ ट्री फॉर पीस, टाइम ऑफ नेचर, बीट एयर पॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आपका क्या इसका राइट आंसर रहेगा? 17 नंबर का आप क्या लगाने वाले? जल्दी से लगाइए, और ये मैंने आपका टाइमर भी स्टार्ट कर देती हूँ, जल्दी से आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। क्या आंसर लगाने वाले हैं आप लोग? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप क्या आंसर लगा रहे हैं? 2023 में थीम क्या रही थी 5 जून पर? अ ट्री फॉर पीस, टाइम फॉर नेचर, बीट एयर पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या रहा था? आप जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। टाइम भी आपका खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलिएगा आप लोग।
चलिए आंसर भी खत्म हो गया। आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके कि भीमबेटका रॉक शेल्टर जो सैकड़ों हजार साल पहले मनुष्य द्वारा बनाए गए थे, है ना, वो निम्न में से किसके अंदर है? रातापानी टाइगर, मतलब आपसे पूछा भीमबेटका इनमें से किस आपके रिजर्व या अभ्यारण्य या आपके टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आ रहा, पूछ रहे हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व, घाटी गांव टाइगर वन्य जीव अभ्यारण्य, बोर टाइगर रिजर्व या करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, किसके अंतर्गत आता है ये आपसे पूछेगा। 18 क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से देते हुए चलिएगा। ये मैंने आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए आप जल्दी से टाइमर के अकॉर्डिंग आंसर देते हुए चले आप लोग। चलिए जल्दी फटाफट आंसर दीजिएगा। आप सबको आंसर करना है इसका, और सब लोग आंसर करते हुए चलिएगा। क्या आंसर लगाने वाले हैं आप लोग इसका? 18 क्वेश्चन का जो आंसर देंगे आप सब लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। टाइम भी आपका खत्म होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आपका टाइमर खत्म हो चुका है, टाइम भी खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला 18 नंबर का वो हो जाएगा रातापानी। तो आपका ये भीमबेटका जो रॉक शेल्टर जो है वो किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? आपका रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1985, 1986, 1987 या 1988? कब स्टार्ट हुआ था? लीजिए मैं आपको टाइमर दे देती हूँ उसका। सॉरी, चलिए आप आंसर क्या लगाने वाले हैं इसका? जल्दी से आंसर लगाइएगा। ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से आंसर लगाते हुए चलिएगा आप लोग कि आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से स्टार्ट हुआ आपसे पूछा गया। तो आंसर दीजिएगा आप लोग इसका कि 19 क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। जल्दी से सब लोग आंसर करिएगा, टाइम भी खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1987। तो कब से स्टार्ट हुआ है ये? 1987 से आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था? आपसे पूछा गया 1991, 1992, 1993, 1994। तो इसके लिए मैंने टाइम भी दे दी आपको। जल्दी से आप जल्दी से इसका आंसर करिएगा कि आप लोग क्या आंसर इसका लगाने वाले हैं। जल्दी से आंसर लगाते हुए सब लोग आंसर लगाइएगा इसका। सबको आंसर देना है इसका, सब लोग आंसर करिएगा कि आप लोग क्या आंसर लगाएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इसका, है ना। तो आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर देंगे इसका। चलिए याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। तो 1992 में आपका कौन सा स्टार्ट हुआ था? हाथियों के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, है ना, एलिफेंट। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मतलब आपका जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? किस प्रदेश में आपसे पूछा गया है? तो आंसर दीजिएगा आप लोग, सब लोग इसका। चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है कि अपन उसके लिए डिस्कस करें उसके बारे में। नॉर्मल आपसे स्टेट पूछे गए हैं और उनके नेशनल पार्क्स पूछे गए, बस आपको उनकी जगह के नाम बताना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा क्या आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा कि आप आंसर क्या दे रहे हैं। इसके लिए तो मैं टाइम बहुत कम देने वाली हूँ आपको, केवल 20 सेकेंड का समय दूंगी, कि वैसे ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बी। ये कहाँ पर है? आपके केरल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मृगनयनी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो मृगनयनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? चलिए इसके लिए भी मैं आपको 20 सेकेंड ही दूंगी, क्योंकि ये भी सारे क्वेश्चन हैं आपके पढ़े हुए होंगे, आप लोगों ने इसे ज़रूर याद करा होगा इन चीज़ों को।
इसका आंसर दीजिएगा। 22 क्वेश्चंस का आंसर आप क्या देने वाले हो, 22 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आप क्या देने वाले हो। आपके पास 20 सेकंड का समय है, अब जल्दी जल्दी आंसर करिएगा आप क्या आंसर देने वाले हैं। मृगनयनी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप जल्दी से आंसर इसका दीजिएगा। क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग, आपका टाइम भी खत्म हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा आ जाएगा आपका, तेलंगाना। क्या आ जाएगा, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पीठ वाले गिद्ध का घर कोरियाना नेशनल पार्क किस राज्य में, मतलब आपसे सिंपल पूछा गया है कोरियाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या मणिपुर। और इसमें क्या पाए जाते हैं आपके, तो इसमें पाए जाते हैं सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध। क्या पाए जाते हैं आपके, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कोरिंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ये किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका स्टेट कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देते हुए चलेंगे, सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लीजिए, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ए। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, पूछा गया है आपसे, है ना। ऑलिव रिडले, कछुए, गेंडा, गिद्ध या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसके लिए है। ये आपके 20 सेकंड का समय आपके लिए, जल्दी से आंसर आपको इसमें देना है। क्या आंसर रहेगा आपका, जल्दी से, है ना। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हमारे सारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो जाएंगे और देखते हैं कौन सबसे अच्छे नंबर लेकर आता है आज की क्लास में, किसके अच्छे नंबर आने वाले हैं, कौन आप लास्ट में कमेंट करके बताने वाला है कि आज मेरे नंबर्स अच्छे आए। चलिए आंसर दीजिएगा। ये आपके 20 सेकंड खत्म हो चुके हैं और 24 क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका आंसर है आपका डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो आपके घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब यानी कहाँ हुई है, तो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पंजाब, कहाँ पे है। तो इसके लिए मैं आपका 20 सेकंड का समय आपको दे देती हूँ। लीजिए, आपका टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कि आपका करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पंजाब। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। और सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर चलेंगे। लीजिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है और उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए, सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। और आज बताना है आपके 25 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आए हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, शेयर करना ना भूलें और सबको आप जल्दी से शेयर कर दें। जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी आप शेयर करते हैं, वहाँ शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आज ही सब्सक्राइब करें, इसी वक्त सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।